वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए, अपने द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी की दो विधियों के बारे में चर्चा की है। एक द्विफॉक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी के बारे में और फर्स्ट बैनब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी के बारे में। आज अपन अध्ययन करेंगे रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए, रदरफोर्ड ने जो प्रकीर्णन प्रयोग दिया था उस सबसे पहले तो यह था कि किसी नाभिक के आविष्कार के लिए रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन प्रयोग किया था। देखिए, नाभिक का आविष्कार करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया था कि जो स्वर्ण पन्नी है उसके ऊपर अल्फा कणों को प्रकीर्णित किया था, अल्फा कणों को आपतित किया था। तो वही प्रयोग आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। थोड़े से एक अलग प्रयोग के हिसाब से डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी है। आपने ये प्रयोग फर्स्ट ईयर में भी अध्ययन किया था। तो देखिए, सबसे पहले लिखोगे कि रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम यह प्रयोग नाभिक के आविष्कार के लिए किया था। देखिए, इस प्रयोग में क्या होता है, एक नाभिक लेते हैं। नाभिक का द्रव्यमान आपको पता है कैपिटल M लेते हैं और उसका जो चार्ज है, आवेश है, वो ZE लिया जाता है। और उस नाभिक से उस नाभिक के ऊपर अनंत से इनफाइनाइट से अल्फा कण आपतित किए जाते हैं। अनंत से अल्फा कण आपतित किए जाते हैं जिनका प्रारंभिक वेग v नोट होता है। जिनका प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं, v नोट। और ये अल्फा कण जैसे जैसे नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, इनकी दिशा और वेग का परिमाण दोनों ही परिवर्तित होते जाते हैं। यानी कि अल्फा कणों की डायरेक्शन और वेग का जो परिमाण है दोनों ही परिवर्तित होते जाते हैं। यानी कि ये v वेग से पारगमित हो जाते हैं और इनकी दोनों के बीच की डायरेक्शन के हिसाब से आप सोचो तो देखिए, जिस एक्स एक्स में ये नाभिक रखा गया है या एक्स एक्स ही अपन इसे कह सकते हैं, तो अल्फा कण की प्रारंभिक दिशा, जो अल्फा कण की प्रारंभिक डायरेक्शन है, उस प्रारंभिक दिशा पर नाभिक के केंद्र से एक लंब डालते हैं। नाभिक के केंद्र को कह दो N और उस पॉइंट को कह दो P। नाभिक के केंद्र से एक लंब डालते हैं NP और जो दूरी डिस्टेंस प्राप्त होती है उसे कहते हैं स्मॉल b, या इसे स्मॉल b को संघट्ट यानी कि टक्कर प्रायिकता भी कहते हैं। टक्कर प्रायिकता भी कहते हैं। और नाभिक जो अल्फा कण की अंतिम दिशा है, यानी कि पारगमित दिशा जिसे अपन कह सकते हैं, प्रारंभिक दिशा और अंतिम दिशा, इन दोनों के मध्य का जो कोण है, देखो पारगमिक दिशा को पीछे की ओर मैचिंग करते हैं, मानते हैं कि यही डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच का जो कोण है उसे परावर्तन कोण फाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण फाई। तो अल्फा कण का जो मास है वो है स्मॉल m द्रव्यमान। अल्फा कण कोष्टक में लिख दोगे स्मॉल m द्रव्यमान का अल्फा कण, ठीक है। इसे निकटतम पहुंच की दूरी भी कहते हैं, स्मॉल b को। आपको पहले ही पढ़ाया गया था ये। इसे क्या कहते हैं, निकटतम पहुंच की दूरी। तो देखो, जब अनंत से अल्फा कण नाभिक की ओर अपने प्रारंभिक वेग v नॉट से
आपतित होता है तो अल्फा कण वह नाभिक के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा बताओ। अल्फा कण का चार्ज होता है कितना 2e। 2e के लगभग इसका क्या होता है आवेश। अल्फा कण का चार्ज लिखोगे यहां पर 2e होता है आवेश। तो अल्फा कण और नाभिक, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य कौन सा फोर्स कार्य करेगा बताओ, प्रतिकर्षण बल। तो अल्फा कण व नाभिक के मध्य गुलाम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। गुलाम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। फिर देखिए नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल M तथा आवेश Ze है। अल्फा कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा आवेश 2e है। प्रारंभिक वेग v0 से जैसे ही अल्फा कण नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में आता है तो अल्फा कण वह नाभिक के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण, नाभिकीय प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, कूलाम प्रतिकर्षण बल तो कार्य करता ही है। लगने वाले प्रतिकर्षण बलों के कारण अल्फा कण के वेग व दिशा का परिमाण परिवर्तित हो जाता है। अर्थात अल्फा कण की गतिज ऊर्जा धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अल्फा कण की आपतित एवं पारगमित दिशाओं के मध्य का कोण परावर्तन कोण फाई कहलाता है। ये सॉरी प्रकीर्णन, प्रकीर्णन कोण, अल्फा कण प्रकीर्णन है तो प्रकीर्णित होता है तो उसे क्या कहते हैं, मध्य का कोण प्रकीर्णन कोण फाई कहलाता है। ठीक है। अब देखो इन डायरेक्शंस का एक्स एक्स के साथ में कोण भी मान लेते हैं कि ये जितना थीटा नोट ये है तो ये भी कितना होगा थीटा नोट ही मान लेते हैं। फिर देखो अल्फा कण की प्रारंभिक दिशा पर नाभिक के केंद्र से एक लंब डालते हैं। अल्फा कण की प्रारंभिक दिशा पर नाभिक के केंद्र से एक लंब NP डालते हैं। अर्थात NP इक्वल टू स्मॉल b। अब स्मॉल b क्या है वो भी लिखोगे। स्मॉल b वह दूरी है जब नाभिक व अल्फा कण दोनों के मध्य
न्यूनतम दूरी होती उसे निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। अब देखो, आप मैकेनिक्स में पढ़ते थे कि दो भारी पार्टिकल जो होते हैं, भारी कणों की जो टक्कर होती है, उनमें पार्टिकल्स को एक दूसरे के नजदीक आना जरूरी होता है। लेकिन दो चार्ज पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, वहां मैंने एक लाइन लिखाई भी थी आपको कि जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन चार्ज पार्टिकल्स पढ़ेंगे तो उन चार्ज पार्टिकल्स की कॉलिजन के लिए, टक्कर के लिए एक दूसरे को नजदीक आना आवश्यक नहीं है। उन चार्ज पार्टिकल्स की उनके चार्ज के कारण, पॉजिटिव पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव नेगेटिव के कारण भी उनकी डायरेक्शंस परिवर्तित हो जाती है। उसे भी दो पार्टिकल के मध्य क्या कहते हैं? टक्कर कहते हैं। तो लिखोगे नाभिकीय भौतिकी में दो आवेशित कणों के मध्य इस घटना को टक्कर कहते हैं। इस घटना को टक्कर या दो कणों के मध्य या दो पार्टिकल्स के मध्य टक्कर कहते हैं। ये थी अपनी थ्योरी का पार्ट। और इस स्मॉल बी को क्या कहते हैं? फिर आगे लिखोगे स्मॉल बी को टक्कर प्रायिकता कहते हैं। संघात पैरामीटर या टक्कर प्रायिकता कहते हैं। संघात पैरामीटर या टक्कर प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए, ऊर्जा संरक्षण के इस कॉलिजन के अंदर, टक्कर के अंदर ही अपन ने पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार एनर्जी कंजर्वेटिव जो लॉ है वो क्या है कि जो कुल ऊर्जा E है वो उस पार्टिकल की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस पार्टिकल देखो घूर्णन कर रहा है तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा J²/2 mr²। देखिए, इनको चेंज भी कर सकते हो आप इस इक्वेशन को। E देखो V क्या होता है, यहां लिखना कि चूंकि V क्या होता है dr/dt, तो ये क्या हो जाएगा E 1/2 m dr/dt का होल स्क्वायर प्लस u प्लस J²/2 mr²। प्रथम पद ये क्या है? गतिज ऊर्जा का, ये है कुल ऊर्जा E। सेकंड पार्ट स्थितिज ऊर्जा, ओके। थर्ड पार्ट देखिए घूर्णन गतिज ऊर्जा, जिसकी वैल्यू आप कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण से ज्ञात करेंगे। देखो J क्या होता है? I ओमेगा। J क्या होता है? I ओमेगा। J क्या है यहां पर? कोणीय संवेग, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? I स्मॉल m r², यही पढ़ा है। I स्मॉल m r²। तो देखिए J क्या लिख सकते हो आप? I की वैल्यू पुट कर दो m r² ओमेगा। देखो इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा की वैल्यू 1/2 m ओमेगा² आनी चाहिए आपके हिसाब से। v² है तो यहाँ पे कोणीय वेग ओमेगा² आ जाएगा, तो वही वैल्यू निकालेंगे। तो J क्या हो जाएगा? यहाँ वैल्यू पुट कर दिया m r² ओमेगा, तो ये वैल्यू पुट करो। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए देखो J²/2 m r² है स्टूडेंट्स। तो देखिए J² कर दोगे तो m² mr² R फॉर ओमेगा² अपॉन 2 m r²। यहां r² रह गया, m की पावर रह गई, 2 रह गया, तो क्या वैल्यू आ गई? देखो 1/2
एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है? घूर्णन गतिज ऊर्जा की। देखो घूर्णन करेगा तो एम आर स्क्वायर यहां पर आई ओमेगा स्क्वायर आएगा। आपका कहने का मतलब 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जड़त्व घूर्ण आएगा। घूर्णन करते समय अगर कोणीय वेग में कोई पार्टिकल घूर्णन कर रहा है तो स्मॉल एम मास का पार्टिकल आर दूरी पर, आर डिस्टेंस के ऊपर अगर घूर्णन गति करता है तो आपको बताया था कि उसका जो जे है वो क्या होगा? कोणीय संवेग एम आर स्क्वायर। जे इक्वल टू क्या होगा? एम आर स्क्वायर, और घूर्णन वेग आपका ओमेगा, तो जे इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा को। तो ये लाइन आप साइड में लिख भी सकते हो। बाकी अपना पार्ट जो है घूर्णन गतिज ऊर्जा का J²/2 एम आर स्क्वायर, ये चीजें फर्स्ट ईयर में पढ़ी है आपने। तो किसी पार्टिकल की क्या है? ये कुल ऊर्जा E का समीकरण, जिसकी अपने को आवश्यकता होगी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकंड पार्ट अपना क्या है कि J की वैल्यू आप और भी लिख सकते हो। देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? जैसे आपका वेग इक्वल टू क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन की दर dr/dt। ऐसे ओमेगा कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय वेग क्या होगा? किसी कोण में परिवर्तन की दर, यानी कि dθ/dt, अर्थात ओमेगा इक्वल टू dθ/dt लिखोगे तो आपका जो J है वो क्या होता है? एम आर स्क्वायर ओमेगा होता है। हम जानते हैं J इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, चूंकि ओमेगा इक्वल टू dθ/dt, तो आप लिखोगे J इक्वल टू एम आर स्क्वायर dθ/dt। आप लिखोगे J इक्वल टू एम आर स्क्वायर dθ/dt, इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए इस इक्वेशन को अपन टोटल सॉल्व करने के लिए स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू भी निकालेंगे। इन सारी वैल्यूज को निकालने के लिए अब अपन डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। माना कोई स्मॉल u अपन कांस्टेंट लेते हैं और कोई वैल्यू उसकी 1/r है। अब उसका du/dθ करो, थीटा के सापेक्ष, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करो स्टूडेंट, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो क्या होगा? du/dθ की वैल्यू माइनस का 1/r स्क्वायर dr/dθ। ठीक है स्टूडेंट, इसको अपन ऐसे लिख सकते हो du/dθ इक्वल टू माइनस का 1/r स्क्वायर dr/dt। ओके, dt से ऊपर नीचे इंटू कर दो और dt/dθ लिख सकते हो। फिर देखिए इक्वेशन को स्मॉल m से ऊपर नीचे गुणा करने पर, अप डाउन गुणा करो स्मॉल m से इसी इक्वेशन को, du/dθ इक्वल टू देखिए स्टूडेंट्स माइनस का m/mr स्क्वायर dr/dt डॉट dt/dθ। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि mr स्क्वायर dθ/dt बराबर क्या होता है? J। तो ये mr स्क्वायर dθ/dt है, तो लिखोगे इक्वेशन 2 को 3 में पुट करने पर, इसको इक्वेशन 3 दे दो, तो du/dθ इक्वल टू माइनस का m/, ये mr स्क्वायर dθ/dt को क्या लिख सकते हो? J। तो नीचे आएगा J अपना, क्योंकि वैल्यू नीचे है, J dr/dt। ओके, तो माइनस का m/J dr/dt। इससे dr/dt की वैल्यू निकालो स्टूडेंट। dr/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का J/m du/dθ, क्योंकि J/m इस तरफ आ गया, नेगेटिव साइन भी इस तरफ आ जाएगा, और du/dθ ये किसकी वैल्यू आ गई? dr/dt की। अब देखिए जो अपन ने इक्वेशन फर्स्ट जो निकाली थी उसमें dr/dt की वैल्यू पुट करते हैं, जो टोटल एनर्जी की इक्वेशन थी अपनी।
टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या थी 1/2m dr/dt का होल स्क्वायर लिखोगे इक्वेशन 1 से, प्लस u प्लस J² / 2m r², ये इक्वेशन थी। तो इक्वल टू देखो क्या होगा आपके, इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर दो 1 या एक काम करते हैं, अपने को u की वैल्यू चाहिएगी, एक मिनट, तो इस इक्वेशन को लिख लो u इक्वल टू e माइनस 1/2m dr/dt का होल स्क्वायर माइनस J² / 2m r², लिखोगे इक्वेशन 1 से। फिर देखिए u इक्वल टू e माइनस 1/2m dr/dt की वैल्यू पुट करनी है, तो 1/2m dr/dt का होल स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, m/2 लिख दो इसे, m/2 dr/dt J² / m² du/d का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए माइनस का J² / 2m, अब देखो अपन ने एक कांस्टेंट माना था, माना स्मॉल u इक्वल टू 1/r, तो 1/r² इक्वल टू क्या लिखोगे u², तो ये क्या हो जाएगा J² u²। साइड में इक्वेशन ये डिनोट भी कर लेना, किसी के आधार पर चेंज किया है। अब देखो आप लिखोगे कि जो अल्फा कण है, इसको इक्वेशन नंबर 4 या 5 दे देना, अल्फा कण है एक बिंदु मात्र है, नाभिक के सामने अल्फा कण बिंदु मात्र है, जबकि नाभिक भारी होता है, अतः नाभिकीय या कूलाम प्रतिकर्षण बल से, कूलाम प्रतिकर्षण बल का मान देखो कितना होगा, तो कूलाम प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, F इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, K Q1 Q2/r², यही होता है। अब देखो Q1 नाभिक का आवेश, Q2 अल्फा कण का आवेश 2e है, तो K Q1 2e ZE/r², तो F वेक्टर इक्वल टू 2K ZE² r², 2K ZE² r²। अब देखिए स्टूडेंट इस इक्वेशन 5 में, ये ऐसे तो बड़ी हो जाएगी इक्वेशन, तो इक्वेशन 5 में माना स्मॉल k इक्वल टू 2K ZE² हो, मान लेते हैं ये स्मॉल k इक्वल टू 2K ZE², तो F वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल k अपॉन r², इक्वेशन नंबर 6, स्मॉल k अपॉन r²। अब देखो फर्स्ट ईयर में आप जानते थे कि जो स्थितिज ऊर्जा होती थी, स्थितिज ऊर्जा और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता था कि F इक्वल टू आपको पढ़ाया था वहां पर डेल यू अपॉन डेल आर। स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक परिवर्तन की जो दर है, स्थितिज ऊर्जा को अपन ने ग्रेटर यू से लिखा, डेल यू इक्वल टू क्या हो सकता है स्टूडेंट, F डॉट डेल आर। और पार्टिकल के लिए फोर्स देखो कहां से कहां तक, नेगेटिव साइन इस तरफ, अनंत से उस क्षेत्र R तक लाने में किया गया जो वर्क है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि अनंत में उस विभव क्षेत्र विभव निकालते हो तो, और अनंत से उस स्थिति के लिए उस क्षेत्र में लाने में किया गया जो फोर्स है W इक्वल टू F डॉट dx होता है। अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहां F डॉट dr है क्योंकि R विभव क्षेत्र में ला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से डेल यू की वैल्यू निकाल सकते हो, ये तो क्या आ जाएगा यू, डेल यू करोगे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यू आ जाएगा। यहां से वैल्यू निकालोगे आप, एफ की वैल्यू क्या है
स्मॉल के अपॉन आर स्क्वायर माइनस का इन्फिनिटी आर, इक्वेशन 7 दे दो और फिर लिखोगे इक्वेशन 6 को 7 में पुट करने पर तो स्मॉल के अपॉन आर स्क्वायर और डेल आर यू इक्वल टू माइनस का सॉल्व कर दो इसको, स्मॉल के पहले लिख दो और ये हो गया माइनस का 1 अपॉन आर, इन्फिनिटी से आर तक सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो ये स्मॉल के 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, ओके, यू इक्वल टू स्मॉल के अपॉन आर। देखिए कैपिटल यू इक्वल टू स्मॉल के अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन 8 को और करेक्ट करो। इक्वेशन 8 को क्या करोगे कि हम जानते हैं, हमने माना था ये चीज़ कि 1 अपॉन आर इक्वल टू स्मॉल यू, तो कैपिटल यू इक्वल टू स्मॉल के यू, ठीक है। कैपिटल यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल के यू। तो ये वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, जो अपन ने यू इक्वल टू टोटल एनर्जी की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 9 को, अभी जो u इक्वल टू टोटल इक्वेशन आई है वहां पर u का मान पुट करने के लिए ये वैल्यू निकाली है, यानी कि उपरोक्त मान उसी इक्वेशन में जो आपके पता होगा, इक्वेशन नंबर शायद 6 या 7 है, उसमें e माइनस इक्वेशन थी अपनी जे स्क्वायर बाई 2m डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, फिर देखिए माइनस का जे स्क्वायर बाई 2m यू स्क्वायर, स्मॉल यू स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों पार्ट्स में जे स्क्वायर बाई 2m कॉमन है, ठीक है, तो स्मॉल के यू इक्वल टू ई माइनस ये जे स्क्वायर बाई 2m इन दोनों में कॉमन है, डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अपने पास में जो है डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2m अपॉन जे स्क्वायर, टोटल पार्ट इस तरफ ले जाते हैं, 2m अपॉन जे स्क्वायर ई माइनस ये ई है, इसको इस तरफ ले आओ, इस पार्ट को इस तरफ, तो ई माइनस स्मॉल के यू। यहां तक इक्वेशन आ गई अपने डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2m अपॉन जे स्क्वायर स्मॉल ई माइनस के यू, इक्वेशन नंबर 10। तो देखिए अपने यहां तक सोल्व कर लिया, आगे की डेरिवेशन अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।